बहुत समय पहले की बात है। अवनी नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था सोहन। मधुसूदन अपने वृद्धापन के कारण काम से निवृत्ति लेने का निर्णय लेता है। सुनो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे नौका और नहीं चलाई जाएगी। व्यापार की जिम्मेदारी तुझे लेनी होगी। व्यापार को लेके आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बस आराम करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखो बेटा, हमारे पास 4 नौकाएं हैं और उनमें माल बराबर जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना और हमेशा गुणवत्ता वाला सामान बेचना। औरों से कम दाम बेचने से बिक्री भी हमारी अधिक होती है, मुनाफा भी वैसे ही होता है। गुणवत्ता को लेकर तुम इन सब चीजों में कभी समझौता मत करना, वरना औरों की तरह तुम भी हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। हाँ पिताजी, इतने वर्षों से मैंने आपको व्यापार करते हुए देखा है। और एक बात, तू व्यापार के सिलसिले में कभी भी माया बाजार नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मुझे थोड़ा सामान नौका में चढ़ाने जाना है, मैं वहाँ आता हूँ, आप आराम कर लीजिए। इसके बाद से सोहन ही व्यापार संभालने लगा। कुछ दिनों के बाद मधुसूदन चल बसे। सोहन के दिल में एक आस जगी। मैंने कई बड़े शहर जाकर खूब लाभ कमाया हुआ है। मेरी 4 नौकाओं का व्यापार में उपयोग भी होता है। उनकी समय समय पर मरम्मत भी करवाता हूँ। पर एक संदेह मेरे दिल में रह गया है। पिताजी ने माया बाजार नगर जाने से मना कर दिया मुझे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसी वजह से ही किया होगा। अब उस विषय में तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं इतने शहर घूमा हूँ, उस शहर भी जाने का मन है। हम इस बार माया बाजार चलेंगे, हाँ, देखेंगे कि वहाँ व्यापार कैसे होता है। अरे तेरे पिताजी ने खास मना किया ना, तो कोई जरूर बात होगी। और वैसे भी वो पराया राज्य वहाँ नहीं जाते हैं। अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? नुकसान होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा माया बाजार जाना तय है, ठीक है? तेरे पिताजी के देहांत के बाद तूने पता नहीं कितनी बार माया बाजार की बात की है। इस बार हमारा सफर माया बाजार के लिए होगा। नौका तैयार रखना कुमार। तरह पिताजी ने जिस माया बाजार में जाने से मना किया था, वहाँ जाने की तैयारी उन दोनों ने कर ली। अरे वाह, कितनी सुंदर नगरी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नौका से सामान उतारकर हम लोग शहर की ओर चलते हैं, ठीक है? काम तो चलता ही रहेगा कुमार, पहले चलकर शहर घूम कर आ जाते हैं। चल। ऐसा ही था तो हमें सामान लाना ही नहीं चाहिए था, खाली हाथ शहर ही घूम लेते बस। अब इन बातों को छोड़ दे। वो जैसे ही शहर में दाखिल होते हैं, एक आदमी उनके पास आता है। बाबू आ गए, बरसों लगा दिए आने में। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? मेरे पिता को गुजरे 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। क्या वो चल बसे? भले आदमी थे, सही समय पर पैसे देकर उन्होंने हमारी सहायता की थी। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर नहीं जानते हो तो वैसे भी क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पिताजी ने एक कान का गिरवी रखकर मुझे 5 चांदी की मोहरें दी थी। ब्याज मिलाकर अब पूरे 10 चांदी की मोहरें हो गई है। वो आपके कान को गिरवी रखकर मोहरे दिए हैं? लेकिन कोई भला नाकान भी गिरवी रखता है क्या? अरे ये क्या, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया नहीं है? वो तो हमेशा इस राज्य में कान गिरवी रखकर ही सबको यहाँ पर कर्ज देते थे। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अब मैं तुम्हें 10 चांदी की मोहरें दे देता हूँ। मुझे मेरा कान वापस कर दो, वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बोलो, मेरा कान लौटा रहे हो या नहीं? कान वान कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से, जाओ। देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा दूसरा कान भी काट लूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारी महाराज से शिकायत कर दूंगा। यहाँ पे कितने अजीब लोग रहते हैं। वो वहाँ एक हंस को अपना पिता बता रहा है। ये कह रहा है कि कान गिरवी रख के इसने मोहरे ली है। यहाँ मुझे भी कुछ न कुछ गड़बड़ लगती। तुम्हें क्या लगता है, क्या हुआ होगा उसके कान का? किसी ने उसका कान काट दिया होगा, तब से ये पगला गया होगा शायद। क्या पता, ऐसे और कितने अजीब गरीब लोग यहाँ पे मिलेंगे हमें। चलो चलते हैं यहाँ से। देखो, रात हो गई है और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। चल ना, किसी धर्मशाला में चलकर भोजन करके आराम करते हैं। बहुत थक गए हैं यार, क्या कहता है? कहना क्या है, मुझे भी भूख लगी है। देखते हैं, शायद हमें पास में कोई धर्मशाला मिल जाए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से ढूंढते हुए एक धर्मशाला पहुँच गए। वहाँ एक औरत इन दोनों को देखते ही बहुत खुश हुई। अरे आ गया तू, कितने साल हो गए तुझे देखे बिना, कितना बड़ा हो गया है तू। तेरे पिताजी कहाँ हैं बेटा? अब आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप पिताजी को जानती हैं? कैसे नहीं जानूंगी मैं उनकी पत्नी हूँ। तेरे पिताजी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझसे गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह? लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस विषय में नहीं बताया। आप मुझे कैसे जानती हैं? तेरे पिताजी ने तुझे कुछ नहीं बताया? अच्छा ठीक है, मुझे उनके पास ले चल तू, उसके बाद वो सब कुछ बता देंगे तुम्हें। पिताजी को गुजरे 1 बरस हो गया है।
हाय हाय, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तेरे पिताजी ने विवाह के समय मुझे वचन दिया था कि वो मुझे 10,000 चांदी के मोहरे देंगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुझे ही मुझे 10,000 मोहरे देनी पड़ेगी, और वो भी अभी के अभी। आप क्या कह रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कृपया मुझे जाने दीजिए। इतने सालों के बाद तू यहाँ आया है और तुझे छोड़ दूं? ये कैसे होगा? जाने का सोचा भी तो गायब हो जाएगा अपने पिता की तरह। ठीक है, मुझे आज रात भर सोचने का समय दीजिए। मैं कल सुबह आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, कल सुबह मुझे और मोहरे ला कर देना, नहीं तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसके बाद वो दोनों उस रात उसी धर्मशाला में रुके। ये हम कहाँ फंस गए यार? ये मेरे और पिताजी के बारे में सब कुछ सही कह रही है। क्या पिताजी ने सच में ऐसा वचन दिया होगा? अरे यार, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहाँ के सारे लोग ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं। तूने कहा कि तुम्हारे पिताजी यहाँ बरसों पहले आए थे, तो हो सकता है कि तुझे भी यहाँ लाए होंगे जब तू छोटा था। जिन्होंने बचपन में तुझे देखा होगा वो शायद अब तुम्हें पहचान रहे होंगे, इसीलिए सब हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इसमें जरूर कुछ षड्यंत्र होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर सच और झूठ का पता हम कैसे लगाएंगे? इस कमरे में मुझे घुटन हो रही है। चलो बाहर खुली हवा में थोड़ी देर के लिए घूम कर आते हैं हम लोग। के बाद वो दोनों खुली हवा में बाहर निकलते हैं। कुमार, देखो तो, धर्मशाला वाली औरत वहाँ किसी से बात कर रही है। कौन होगा वो? चल थोड़ा पास से देखते हैं हम, उसे भनक ना पड़े इसका ध्यान रखना है हमें। अरे तूने पहचाना क्या उसे? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, वही है ना जिसने तेरे पिताजी के पास कान गिरवी रखने का दावा किया था। उसके दोनों कान नहीं है। हाँ भैया, लेकिन वो इस औरत से क्या बात कर रहा होगा? अगर 10,000 मोहरे नहीं देगा तो नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या उसको तुझ पे संदेह नहीं हुआ? उसने तुझे भी भाव नहीं दिया होगा, है ना? सोच रहा हूँ महाराज से जाकर उसकी शिकायत कर ही दूं। थोड़ा रुक जाओ, शिकायत कर लेना, पहले उससे 10,000 मोहरे तो ले लूं। इस तरह हम नौका में यात्रा करने वाले सभी व्यापारी के बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर लेते हैं, ताकि उन्हें हम लूट सके अपने हिसाब से। उस व्यापारी की जानकारी मैंने ही तुम्हें दी थी। जो 10,000 चांदी के मोहरे तुम्हें मिलेगी, उसमें से 100 मोहरे मेरी होगी, पहले बता देता हूँ। मैं क्यों दूं? तुम महाराज से शिकायत करने के बदले उनसे 10,000 चांदी के मोहरे मांग लेना, या फिर उनसे कान मांग लेना। तुम देखना, महाराज तुम्हें इसके बदले मोहरे जरूर दे देंगे, यकीन करो। तुम्हें लगता है महाराज ऐसा निर्णय लेंगे? हैं? महाराज ने आज तक कोई सही निर्णय लिया है? वो तो बस शिकायत करने वाले की बात सुनकर बिना जांच पड़ताल किए ही दंड दे देते हैं। ठीक है, अगर मुझे 10,000 चांदी की मोहरे मिली तो तुम्हारे हिस्से में से मुझे कोई मोहरे देने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा तो बताना कि तुम्हें उन्होंने मोहरे दी या नहीं, बताना, ठीक है? इस तरह बात करने के बाद कनकटा संजय वहाँ से चला जाता है। रमा भी अंदर चली जाती है। तो ये उनका षड्यंत्र है। तो ये हमारे बारे में पहले से पता कर चुके थे, तभी तो सब पिताजी के बारे में पूछ रहे थे। हमें तुरंत यहाँ से खिसकना ही होगा। तू सही कह रहा है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो वो 10,000 मोहरे लेकर ही रहेंगे हमसे। हम अभी के अभी कहाँ जा सकते हैं? इस गांव में हम किसी को जानते भी नहीं। चल चल, पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से कुछ दूर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इतनी रात हो गई और हम भटक रहे हैं यहाँ पे। बहुत ठंड भी है यार, बर्फ भी गिर रही है यहाँ पे। तो देखो, कोई घर के बाहर बैठा है। उस बाबा से चलकर हम सहायता मांग लेते हैं। बस आज रात को रुकने के लिए बोलेंगे। बाबा, हम व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आए हैं। आज रात आपके यहाँ रुकने की जगह मिलेगी? जरूर मिल सकती है बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें खुश करना होगा मुझे। बस कल सवेरे तक जगह दे दीजिए। आप खुश हो जाओ, इतना धन आपको दे देंगे। ठीक है, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं बाहर ही रुक जाऊंगा, तुम दोनों जाकर अंदर आराम कर लो। इस तरह उस रात वो दोनों वृद्ध के घर पर विश्राम करके सुबह उठकर चले जाते हैं। ये लो बाबा, आपको 20 चांदी की मोहरे दे रहा हूँ। इससे अपनी जरूरत का सामान खरीद लीजिएगा। अभी हम चलते हैं। ये क्या है? मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे ऐसे धोखा दे दोगे। इस धन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हूँ। क्या कहा? आप 20 चांदी की मोहरों से खुश नहीं हुए हैं? ठीक है, आप ही बताइए आपको कितने चाहिए। मुझे 10,000 चांदी की मोहरे चाहिए, तभी मैं जाकर खुश हो पाऊंगा। 10,000 चांदी के मोहरे? धर्मशाला में एक समय का भोजन और वहाँ रात बिताने का सिर्फ एक मोहर लेते हैं हम, फिर भी 20 मोहर दे रहे हैं। तो आप नाटक क्यों कर रहे हो? उल्टा आप खुश ना होकर हमसे ही और ज्यादा निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। जब वो दोनों वृद्ध से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर राज सिपाही आ जाते हैं। सुनिए,
आप में सोहन कौन है? जी मैं हूँ सोहन, क्या बात है? तुम पर हत्या का आरोप लगा है। मछुआरे सोमेश के पिता की तुमने हत्या की है। उसने महाराज से इसकी शिकायत भी की है। महाराज ने आदेश दिया है कि तुम्हें तुरंत सभा में प्रस्तुत किया जाए। चलो अब। मैंने किसी को नहीं मारा है। वो जानबूझ के मुझ पे ऐसे ही आरोप लगा रहा है। वो झूठ बोल रहा है। इसका विचार महाराज खुद कर लेंगे और तुम चलो हमारे साथ, वरना तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। 10,000 मोहरे बाकी है और मना कर रहे हैं। 20 मोहरे देके खुश करना चाहते हैं। चलिए मैं भी इनकी शिकायत करता हूँ, तभी इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। इस तरह उन दोनों को महाराज के समक्ष खड़ा कर दिया